प्रिय छात्रों, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किया। कार्बनिक यौगिकों की संरचना में किस प्रकार से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजफुल है, वुडवर्ड फिशर का नियम और विभिन्न यूवी स्पेक्ट्रम्स के बारे में हमने अध्ययन किया है। इसी क्रम में आपके सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट टेक्निक जो है, उसके बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। उसका नाम है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका पूरा नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से थोड़े कम एनर्जी के होते हैं, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा लेस एनर्जेटिक हैं। तो जब हम किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन को पास करते हैं, गुजारते हैं, तो उनमें चेंजेस आते हैं और उनके जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं उनमें संक्रमण होता है, उनमें ट्रांजिशन होता है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिग्नल्स हमें प्राप्त होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हमारा उद्देश्य अब कार्बनिक रसायन के अंदर यौगिकों की संरचना को किस प्रकार से हम सही से ज्ञात करें, तो इस टेक्निक से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के लिए हमें प्राप्त होती है तो उतनी ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, विश्वसनीयता होती है। तो IR टेक्निक के अंदर मुख्यतः बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जबकि UV में कुछ सिग्नल्स ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे ग्रुप की उपस्थिति, बहुत सारे क्रियात्मक समूह की उपस्थिति और बहुत सारे संरचना के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो एक IR रीजन जिसको हम कहते हैं, IR क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका जो मुख्य 2.5 म्यू से लेकर 15 म्यू का जो क्षेत्र होता है, इसको हम IR क्षेत्र कहते हैं, IR रीजन कहते हैं। ये आपका जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है 2.5 म्यू से लेकर 15 म्यू का, इस वेवलेंथ के जो रेडिएशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, IR क्षेत्र कहते हैं। इसको इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। ये मैग्नेटिक रेडिएशन का जो भाग है 3 भागों में डिवाइड होता है। इसमें से जो मैंने अभी आपको बताया, यदि हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें, तरंग दैर्घ्य के रूप में बात करें, तो 2.5 और 15 ये जो क्षेत्र है इसको हम IR रीजन कहते हैं, IR क्षेत्र कहते हैं। और .5 से लेकर 0.8 म्यू का जो क्षेत्र है ये नियर IR रीजन कहलाता है। और यहाँ पर (200 म्यू) ये वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के जो विकिरण होंगे वो हम इनको 2.5 म्यू से लेके 15 म्यू वाला IR रीजन कहलाएगा। 0.8 से लेके 2.5 म्यू वाला इसको हम क्या बोलेंगे, ये नियर कहलाता है। और ये 200 म्यू तक इसको हम फार IR रीजन। तो IR विकिरणों को हम तरंग दैर्घ्य के मानक में भी लिख सकते हैं, मात्रक में लिख सकते हैं।
और हम इसको वेव नंबर, एक दूसरा मात्रक और प्रयुक्त किया जाता है IR विकिरणों के लिए, वो है वेव नंबर, तरंग संख्या। क्योंकि जो IR स्पेक्ट्रम है कार्बनिक यौगिक का, वो प्रतिशत पारगम्यता वर्सेस तरंग संख्या, इन दोनों के बीच का ग्राफ है। The IR spectrum of organic compound is the plot between the percentage transmittance versus the wave number. So one can also predict the IR radiations in terms of the wave number. Wave number. इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 667 सेंटीमीटर इनवर्स और 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो वेव नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं, दोनों ही मात्रक पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर चूंकि जो हमारा IR स्पेक्ट्रम है कंपाउंड का, वो प्रतिशत ट्रांसमिटेंस और तरंग संख्या के बीच में है, इसलिए हम अधिकतर IR विकिरणों को हम तरंग संख्या के रूप में लिखते हैं। या जो तरंग संख्या है वह तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि हमें पता हो, तरंग दैर्घ्य पता हो, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ द वेव नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ अ रेडिएशन IR हैव द वेवलेंथ वैल्यू 2.5 म्यू, that is lambda is equal to 2.5 multiplied by 10 to the power minus 4 centimeter. So for this radiation the wave number is equal to 1 upon 2.5 into 10 to the power minus 4, and it is equal to 4000 centimeter inverse. इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्घ्य की वैल्यू को तरंग संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। अब इसकी थ्योरी क्या है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि IR टेक्निक से हमें क्या बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि संरचना के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। तो खास दो चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। IR टेक्निक की जो एडवांटेज है उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली तो ये क्या कि हमको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी प्राप्त होती है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी आइडेंटिटी, और दूसरा दो के बीच में विभेद करना है यदि हमें, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है IR की। कि एक तो हमको कोई नया स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्राप्त हो रहा है, तो हम IR टेक्निक की सहायता से ये पता कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सा समूह उपस्थित है और कौन कौन सा समूह अनुपस्थित है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी जो एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर की जो वैल्यू है वो फिक्स है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी वो 3600 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। तो यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमने IR स्पेक्ट्रम उसका लिया है और इस रेंज में यदि हमें कोई बैंड प्राप्त होता है, कोई सिग्नल प्राप्त होता है, तो वी कैन सर्टेनली सेड दैट द कंपाउंड हैविंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट, अदरवाइज इट इज द एब्सेंट। अगर यहाँ पर इस रेंज में कोई भी सिग्नल नहीं है तो हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से कार्बोनिल समूह, ये यदि किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो करीब 1710 सेंटीमीटर इनवर्स इसके आसपास इसका अवशोषण होगा। तो हम जब
एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रम को और देखेंगे कि ये 1710 के आसपास कोई पीक आ रही है, कोई सिग्नल आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि कंपाउंड में क्या है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में आईआर टेक्निक इंफॉर्मेशन देती है। इसी प्रकार से दो हमारे पास कंपाउंड है, अब दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं, लेकिन क्या उनकी संरचना एक जैसी है या दोनों कंपाउंड सेम है, तो उसकी हम कैसे विभेद करेंगे, आईआर टेक्निक की सहायता से। क्योंकि कोई भी दो कंपाउंड, कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि वो अलग अलग है तो उनके आईआर स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होते हैं। केवल और केवल यदि एनेंशियोमर्स है, एक्सेप्ट द एनेंशियोमर्स, बाकी सभी कंपाउंड्स के आईआर स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं। तो यदि हमें दो कंपाउंड दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि बताइए ये कंपाउंड एक जैसे हैं या अलग अलग है, तो हम उन दोनों का आईआर स्पेक्ट्रम निकालते हैं और दोनों के आईआर स्पेक्ट्रम को हम कंपेयर करते हैं। यदि सारी पिक्स एग्जैक्टली सेम हैं, एकदम आइडेंटिकल है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तब तो हम कहेंगे दोनों कंपाउंड सेम है, अदरवाइज द कंपाउंड्स आर द डिफरेंट। तो ये दो एप्लीकेशन आईआर की है जिसके बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई आईआर रेडिएशन किसी कार्बनिक यौगिक को दिया जाता है, जब अवशोषण होता है तो अवशोषण होने से क्या होता है, उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अवशोषण से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। यहाँ पर चूंकि आईआर रेडिएशंस लेस एनर्जेटिक होते हैं, कम ऊर्जा वाले होते हैं, तो जैसे ही किसी कार्बनिक यौगिक के द्वारा आईआर रेडिएशन का अवशोषण होता है तो उसके जो वाइब्रेशनल कंपन ऊर्जा लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस होते हैं। यदि हमने 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक के विकिरण को प्रभावित किया, इनका अवशोषण कार्बनिक यौगिक में होता है, तो उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होता है। लेकिन यदि आप अधिक ऊर्जा वाले जैसे 10⁻²⁴ और 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स तक के यदि विकिरण आईआर किसी कार्बनिक यौगिक को देते हैं और उनका अवशोषण होता है विकिरणों का, तो उसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होते हैं। तो ये सब क्वांटाइज्ड हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल भी क्वांटाइज है, तो बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें संक्रमण होता है, तो कुछ लाइंस बैंड्स हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हायर एनर्जेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से हमारे कुछ बैंड्स प्राप्त होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं। तो जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम है वो एक्चुअल में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अब यहाँ पर जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर चेंजेस होते हैं, और मैंने आपको पहले बताया है कि दो डिफरेंट कंपाउंड यदि हैं तो उनका आईआर स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा, केवल और केवल एक है। एनेंशियोमर यदि हैं तो उनके आइडेंटिकल होंगे स्पेक्ट्रम, अदरवाइज आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर संक्रमण होता है और हमें एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं, तो कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ट्रांजिशंस के लिए, वाइब्रेशन के ट्रांजिशंस के लिए कितनी पर्टिकुलर एनर्जी का रेडिएशन हम उसको दें, ये डिपेंड करता है 3 बातों पर। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है आईआर की, वह 3 बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, द्रव्यमान, masses of the atoms present in the molecule। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं उनके मास द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। दूसरा ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ के केमिकल बॉन्ड होंगे, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन के लिए हमको अलग अलग ऊर्जा के विकिरण देने होंगे और तब जाके संक्रमण होगा। और तीसरे है अरेंजमेंट ऑफ द एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल।
यानी द्रव्यमान एटम्स के, दूसरा केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और तीसरा क्या है उसकी व्यवस्था, किस प्रकार से एटम्स जो है उसके अंदर अरेंज होते हैं, इन तीन बातों पर निर्भर करता है।